तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रोमांटिका, पराम और डेजर शॉपिंग मॉल में आते हैं, जहां पर रोमांटिका अलग अलग ड्रेस पहन के दिखा रही थी। और ये सब ड्रेस देखने के बाद डेजर कहता है, हाँ सही है, हाँ तुम सब में ठीक दिख रहे हो, हाँ इसमें भी तुम अच्छी लग रही हो। अब ये सुनकर रोमांटिका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते जिससे मुझे खुशी हो। अरे रोमांटिका बहन, डेजर भाई इसमें थोड़े कच्चे हैं, धीरे धीरे समझेंगे। और इतना कहकर रोमांटिका एक और ड्रेस पहन लेती है जिसमें वो बहुत शानदार लग रही थी। और इस बार डेजर खुश होते हुए कहता है, वाओ ये ड्रेस तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर रोमांटिका फूले नहीं समाती, तारीफ कर दी मेरी। पर तभी डेजर आगे कहता है कि तुम काफी अच्छे लग रहे हो पराम। जो सुन के रोमांटिका तो भड़बड़ा जाती है, तुम उसकी तारीफ कर रहे थे? अबे यार। इसके बाद हम देखते हैं कि पराम डेजर के लिए टाई चूज कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चूज करूं, ए वाली करूं कि ओ वाली करूं। और फिर ये देखकर डेजर ना रोमांटिका को उसकी मदद करने के लिए इशारा करता है, पर रोमांटिका उसे साफ साफ मना कर देती है। अच्छा बेटा मदद करूं, और जब मैं ड्रेस अलग अलग पहन के पूछ रही थी तब तो तुमसे तारीफ हुई नहीं, उड़। इसके बाद पराम आखिरकार उसके लिए खुद से ही एक टाई चूज कर ही लेता है। फिर आगे पराम और रोमांटिका गेम खेलने के लिए चले जाते हैं और तभी एजेस्ट डेजर को आवाज लगाती है। उसे देखकर डेजर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर एजेस्ट जवाब देती है कि मुझे कभी कभार ऐसी नई नई जगहों पर आना अच्छा लगता है। तभी डेजर उससे कहता है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? जो सुनकर एजेस्ट रोमांटिका और पराम की तरफ देखती है, जो कि अभी एक गेम खेल रहे थे। और फिर वो कहती है, अच्छा तो तुम रैंकिंग टूर्नामेंट का रीमैच करना चाहते हो? जिस पर डेजर कहता है, अरे नहीं तुम इसको इतना सीरियस मत लो, ये तो बस एक नॉर्मल गेम है। इसके बाद डेजर सबको एयर हॉकी खेलने के लिए कहता है, जहाँ पर डेजर और रोमांटिका एक टीम में थे और पराम और एजेस्ट दूसरी टीम में थे। रोमांटिका को डेजर की टीम में देखकर पराम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जब गेम स्टार्ट होता है तब वो कहता है कि मैं ना इस गेम को एक झटके में खत्म कर दूंगा ताकि नेक्स्ट राउंड में मैं डेजर के साथ खेल सकूं। फिर जब पराम सामने से बॉल फेंकता है तो वो काफी स्पीड में आ रहा होता है, लेकिन डेजर उसे रोक लेता है और तभी वो बॉल रोमांटिका की तरफ चला जाता है, जिसे वो अपने वाइंड मैजिक से हिट करती है और वो बॉल एकदम बिजली की रफ्तार से उनके गोल में चला जाता है। और फिर रोमांटिका होशियार बन के कहती है कि मुझे एयर हॉकी में चैलेंज देकर तुमने काफी बड़ी गलती कर दी बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। तभी डेजर उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैजिक का इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसको एकदम फेयरली खेलो। लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। आगे एजेस्ट कहती है, ठीक है फिर अभी हमारी बारी है। अब इतना कहकर वो बॉल फेंकती है और इससे पहले कि रोमांटिका या फिर डेजर उसे रोक पाते, वो अपने आइस मैजिक से वहाँ पर आइस बनाती है, जिससे टकराकर बॉल सीधा गोल में चला जाता है। ये देखकर डेजर सोचता है, अरे हाँ एजेस्ट को तो हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरफ रोमांटिका ये देखकर काफी एक्साइटेड हो गई थी, ये अब गेम में मजा आएगा, चलो फिर हो जाए एकदम धमाके वाला गेम। इसके बाद जब गेम कंटिन्यू होती है तो डेजर ना रोमांटिका, पराम और एजेस्ट के बारे में मन ही मन सोच में डूब जाता है और क्योंकि उसका ध्यान नहीं था तो इस तरफ पराम दोबारा से एक और गोल कर देता है, जिस पर रोमांटिका कहती है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, और वो एकदम वापस से होश में आ जाता है। और इस बार जब एजेस्ट बॉल को फेंकने के बाद अपना मैजिक करती है तो डेजर उसे अपने इनवर्स मैजिक का इस्तेमाल करके तोड़कर एक गोल कर देता है, जो देखकर रोमांटिका और पराम काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। वाह 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 क्या बात है। इसके बाद उनका गेम ऐसे ही आगे चलता रहता है। फिर जब गेम खत्म होने के बाद एजेस्ट जब वहाँ से जाने वाली थी तभी डेजर उसे कहता है कि हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए शुक्रिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस गेम में जीता कौन? तो जिन भी लोगों को एजेस्ट अच्छी लगती उनके लिए एजेस्ट जीती, जिन भी लोगों को डेजर अच्छा लगता उनके लिए डेजर जीता। अपना अपना चुन लो और खुश हो जाओ, मस्त रहो यार। खैर डेजर के जवाब में एजेस्ट कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, उल्टा मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अबे थैंक्स तो बोल, कहाँ इन्हीं ने चली गई, अभी तो बोला कि मेरे को थैंक्स कहना चाहिए। वाह रे वाह नठल्ली। तो वहीं उसके जाने के बाद रोमांटिका काफी चिढ़ रही थी और कहती है कि अच्छा है वो चली गई, अब हमारी उससे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। जिस पर डेजर कहता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो,
क्या तुम भूल गई कि वो हमारे साथ ही ट्रेनिंग करने वाली है? आगे पराम कहता है कि और तो और अब से हम अल्फा क्लास में पढ़ेंगे, तो एक दूसरे से तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। ये सुनकर रोमांटिका चिल्लाते हुए कहती है, अरे हाँ समझ गई। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में ये तीनों सुबह सुबह अल्फा क्लास को देखने के लिए जाते हैं और इतनी शानदार और साफ सुथरी क्लास को देखकर तो रोमांटिका और पराम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रोमांटिका कहती है कि बीटा क्लास और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, लेकिन हमने इतनी मेहनत की थी तो ये हमारा हक है वैसे। तभी डेजर उससे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम इतनी मोटिवेटेड हो, चलो इसी बात पर मॉर्निंग प्रैक्टिस करने चलते हैं। रोमांटिका कहती है, क्या अल्फा क्लास में आ तो गए, अभी भी प्रैक्टिस करनी है? इसके बाद ये तीनों ट्रेनिंग रूम में आते हैं जहाँ पर एजेस्ट भी शामिल होती है। फिर पराम और एजेस्ट आपस में ट्रेनिंग के लिए फाइट करते हैं। इसके बाद एजेस्ट भी उसी ट्रेनिंग को करने की कोशिश करती है जो पहले रोमांटिका ने किया था, लेकिन वो ये करने में नाकामयाब हो जाती है। फिर जब रोमांटिका यही चीज करती है तो वो उसे बड़ी आसानी से कर लेती है। डेजर्ट देखता है कि ये तो उसने बहुत आसानी से कर लिया, तो अब ना वो उसे एक साथ 5 बॉल से करने के लिए कहता है। रोमांटिका उसे भी बड़ी आसानी से कर लेती है। डेजर्ट देखता है कि ये भी काफी आसानी से कर लिया। फिर वो ना काफी सारे बॉल से एक साथ निकाल कर उसे देने वाला होता है, पर रोमांटिका उससे गुस्सा हो जाती है, यार तुम तो सिर पे ही चढ़ गए मेरे। हाँ मतलब 1 बॉल से कर लिया, 5 बॉल से कर लिया, तुम तो मतलब भंडारी दे रहे हो। और फिर इसी तरीके से मजाक मस्ती और मेहनत के साथ उनकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती रहती है। तो वहीं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एजेस्ट डेजर्ट से कहती है कि तुम सबकी ताकत और कमियों को पहचान कर उनके हिसाब से ट्रेनिंग सेट करते हो। जिस पर डेजर्ट कहता है कि हाँ, और स्कूल के बाद भी हम ऐसे ही ट्रेनिंग करेंगे। तो एजेस्ट हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं इस तरफ रोमांटिका तो बुरी तरीके से थककर जमीन पर औंधी हुई पड़ी थी, जो देखकर पराम उससे कहता है, ओ रोमांटिका जी, रोमांटिका जी, ओ रोमांटिका जी, अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो रोमांटिका कहती है, यार मुझे आराम करने दो यार, क्या सुबह सुबह इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करना जरूरी है क्या? जिस पर डेजर कहता है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब हमारी अगली फाइट एक असली फाइट होगी, जहाँ पर अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमारी जान जा सकती है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बन जाओ, समझे? ये सुनकर रोमांटिका और पराम दोनों कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है और इसीलिए हम तैयार हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पराम, रोमांटिका और डेजर अल्फा क्लास के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर टीचर सबको बता रही थी कि हमारे वर्ल्ड और शेडो वर्ल्ड के बीच की लड़ाई सालों से चली आ रही है और इसकी वजह से हमारी दुनिया को काफी दिक्कत होती है। इस हादसे की वजह से ही अभी हमारी दुनिया पहले के मुकाबले काफी नुकसान में जा चुकी है। फिलहाल तो शेडो वर्ल्ड को क्लियर करने का रेट 99.9% है और अभी हम ताकतवर हैं, और हम शेडो वर्ल्ड को फैलने से रोकने के लिए मैजिक जेम्स का इस्तेमाल करते हैं। मैजिक जेम्स के अंदर क्रिस्टलाइज्ड माना होता है, जो कि एक शेडो वर्ल्ड को क्लियर करने के बाद मिलता है। उनके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में माना होता है, लेकिन उनको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैजिक जेम्स की पावर को इस्तेमाल करने के लिए हमने मैजिक टावर बनाया है, और इसकी वजह से मैजिक जेम्स की पावर से हमें काफी सारी नई चीजें भी मिल पाई हैं। अभी क्या कोई बता सकता है कि इस मैजिक जेम्स की इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी को किसने इन्वेंट किया था? तभी प्रोफेसर की नजर रोमांटिका की तरफ जाती है और वो उससे ये जवाब देने के लिए कहती है, जो कि लगभग क्लास के अंदर सोने वाली थी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, क्लास के अंदर नींद निकालने वाली। भारी सोता था मैं क्लास में, खास करके इकोनॉमिक्स की क्लास में। हे भगवान, क्या नींद आती थी। फिर एकदम से उसकी नींद खुलती है और एकदम झटके से वो खड़ी हो जाती है। अब उसको तो इसका कोई जवाब पता नहीं था। जवाब क्या, उसको तो सवाल ही पता नहीं था, नींद में थी वो तो। तभी डेजर उसे धीरे से बता देता है कि इसका जवाब है मैजिक टावर के मास्टर जोड एक्जेरियन। और फिर जब रोमांटिका ये जवाब देती है तो प्रोफेसर कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, बैठ जाओ। फिर आगे क्लास खत्म होने के बाद डेजर, रोमांटिका और पराम प्रोफेसर के पास जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें देखकर उन्हें पहचान नहीं पाती है, तो डेजर बताता है कि मैं डेजर हूँ, और उसका नाम सुनकर प्रोफेसर उसे पहचान लेती है और कहती है, अच्छा तुम वही हो जो रैंकिंग टूर्नामेंट में सिंगल रैंकर बने थे। और फिर वो रोमांटिका की तरफ देखकर कहती है, और ये सोने वाली लड़की, ये भी सिंगल रैंकर है। जिस पर रोमांटिका उसे माफी मांगती है, जो देखकर टीचर हंसते हुए पूछती है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मैं तुम लोगों के क्या काम आ सकती हूँ। जिस पर डेजर कहता है
कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारा एक काम पूरा करें। अरे हाँ, वही तो पूछ रही हूँ। आगे वो लोग बैठकर प्रोफेसर से बात करते हैं, जहाँ प्रोफेसर कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी पार्टी के लिए सपोर्ट चाहते हो। हाँ, ये बात सच है कि हर पार्टी को एकेडमी और मैजिक टावर से सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन तुमने लास्ट डेट को मिस कर दिया है। ये सुनकर डेजर कहता है, अरे नहीं नहीं मिस, हमें वो सब नहीं चाहिए। और बस इतना कहकर डेजर अपने पॉकेट से एक पेपर निकालकर प्रोफेसर के सामने रख देता है और कहता है कि मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ। प्रोफेसर देखती है कि वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें मैजिक टावर के ह्यूरेली ब्रांच के प्रोटेक्शन डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ था। आगे डेजर कहता है कि प्रोफेसर, जहाँ तक मुझे पता है हेब्रियन एकेडमी किसी भी पार्टी को कोई भी काम करने के लिए दे सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी पार्टी को उस काम के लिए असाइन करें। ये सुनने के बाद प्रोफेसर उन्हें मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास ये करने की कोई वजह नहीं है। तभी डेजर कहता है कि ह्यूरेली ब्रांच में एक टीयर ऑफ रिगर्नल नाम का एक मैजिक जेम रखा हुआ है ना? जो सुनकर प्रोफेसर एकदम हैरान रह जाती है और पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जिस पर डेजर कहता है कि वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अगले 10 घंटे में कुछ लोग उसे आकर चुराने की कोशिश करने वाले हैं और इसीलिए हमारे पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। प्लीज हमें वहाँ पर असाइन कर दीजिए। आगे हम देखते हैं कि 10 घंटे बाद एक आदमी आकर मैजिक टावर मास्टर से कहता है कि ह्यूरेली ब्रांच पर अटैक हो रहा है। तो अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपना चेहरा छुपाकर रात के अंधेरे में कहीं से कुछ ब्रेड्स लेकर भाग रहा था, पर तभी वो एक आदमी से टकराकर नीचे गिर जाता है और वो आदमी उसके ब्रेड्स को नीचे गिरने से बचा लेता है। आगे वो लड़का घुटनों पर बैठकर उससे सॉरी बोलता है, जिस पर वो आदमी उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो? जिसके जवाब में वो लड़का कहता है, वो मेरे छोटे भाई बहन भूखे पेट मेरा इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर वो आदमी कहता है, अरे रे, फिर तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, लेकिन देखो रात को ऐसे ही घूमना खतरनाक हो सकता है। हाँ, इतना कहकर वो नीच आदमी उसके ब्रेड्स को नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल देता है और कहता है, देखा अपनी लापरवाही का नतीजा, तुम्हें ऐसी मुसीबतों से बचकर रहना चाहिए। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम क्राकेन है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक दूसरा मास्क पहना आदमी आता है जो उससे पूछता है कि क्या मैं इस लड़के को मार दूं? जिसके जवाब में क्राकेन कहता है कि नहीं, उसे ऐसे ही छोड़ दो। पर तभी इस तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का जिसके ब्रेड्स को क्राकेन ने कुचल दिया था, वो एक स्माइल करता है। लेकिन क्यों? वाई 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 मिठाई वाला, ये हमें एपिसोड के आगे पता चल जाएगा। इसके बाद क्राकेन मैजिक टावर के सामने आकर एक मास्क पहन लेता है और आगे हम देखते हैं कि उसके पीछे काफी सारे लोगों की सेना खड़ी हो जाती है और सबने एक ही तरीके का मास्क पहना हुआ था। आगे जैसे ही क्राकेन इशारा करता है, सभी लोग अपने अपने मैजिक से मैजिक टावर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर टावर का डिफेंस बैरियर उन सभी के अटैक को रोक लेता है। जिस पर क्राकेन कहता है कि बड़ी अजीब बात है, मैजिक टावर का डिफेंस मैजिक काफी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कि इसे तोड़ना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर हम एक बार में 2 तरीके के अटैक का यूज करते हैं तो इसे टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उसके पीछे से आधे लोग उस बैरियर पर स्वॉर्ड और बाकी वेपन से अटैक करने लगते हैं, जिसके असर से थोड़ी ही देर बाद बैरियर पूरी तरीके से टूट जाता है। मगर जैसे ही वो लोग टावर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर पहले से उन्हें रोकने के लिए टावर के लोग तैयार थे। ये देखकर क्राकेन थोड़ा चौंक जाता है, ये सब क्या हो रहा है? पर फिर वो अपने लोगों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिससे वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस तरफ क्राकेन अपने कुछ लोगों को लेकर इनविजिबल होकर टावर के अंदर घुस जाता है। वहाँ वो सोचता है कि टावर के सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ ज्यादा ही तैयार लग रहे थे। उनका रिएक्शन देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहे थे। खैर, इसके बाद वो लोग टीयर ऑफ रिगर्नल वाले रूम में जाते हैं और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर लगे डिफेंस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर क्राकेन सबको वहीं पर रोक देता है और आगे बढ़कर उस बैरियर के ऊपर कोई मैजिक करता है, जिससे कि वो बैरियर वहीं पर गायब हो जाता है। आगे जब वो उस मैजिक जेम को अपने हाथ में लेने वाला होता है कि पराम आकर उससे कहता है, वहीं पर रुक जाओ, तुम आउटर्स अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सरेंडर कर दो। जिसे देखकर क्राकेन कहता है,
अरे ये किसका बच्चा खो गया है? लगता है ये अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा होगा और गलती से यहाँ चला आया। लेकिन तभी क्राकेन मैजिक जेम को अपने पॉकेट में रखकर पराम से पूछता है कि तुमने हम आउटर्स का नाम कहाँ से सुना बच्चे? इतना कहकर वो अपने लोगों को पराम को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद सब लोग उस पर मैजिक से अटैक करने लगते हैं। पर पराम अपना छोटा पैकेट बड़ा धमाका था, वो उनसे बड़ी आसानी से बच जाता है। इसके बाद दो लोग साथ में उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक्स को वो अपनी स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। ये देखकर कुछ स्वॉर्ड्समैन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर पराम अपनी तेज रफ्तार से उन्हें वहीं हरा देता है। लेकिन उसी वक्त कराकेन एक मैजिक का इस्तेमाल करके पराम के हाथ पैर पकड़ लेता है और फिर वो मैजिक से उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, राक्षस से पंगा लेगा? लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है बच्चे। इतना कहते ही वो उसे दोबारा पकड़ने के लिए उसकी तरफ मैजिक से अटैक करता है, जिससे बचते हुए पराम पीछे तो चला जाता है, मगर तभी उसके चारों तरफ एक दीवार बन जाती है और फिर सभी मजिशियंस एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक्स पराम तक पहुँचे, ऊपर से एक दूसरा मैजिक अटैक आकर उन अटैक्स को कैंसल कर देता है। और ये वाला अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि रोमांटिका थी। अब ये देखकर कराकेन सबको चौकन्ना रहने के लिए कहता है, मगर तभी उनके ऊपर लगातार अटैक होने लगते हैं, जिससे दो लोग तो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। जो देखकर कराकेन तो एकदम पूरी तरीके से हैरान ही था। वो सोच रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स इतने तैयार थे और तो और मैजिक जेम वाले रूम में भी स्किल्ड गार्ड्स हमारा इंतजार कर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ पर। इतना सोचकर कराकेन अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देता है, तुम सब अभी के अभी आकर मुझे प्रोटेक्ट करो। जिस पर सारे आदमी उसे चारों तरफ से घेर कर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। फिर कराकेन वहाँ से भागने वाला होता है कि पराम जल्दी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके गार्ड्स को हरा देता है। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा गार्ड पराम को रोक कर रखता है और कराकेन भी पराम पर अपने मैजिक से अटैक करने लग जाता है और इससे बचने के लिए पराम पीछे हट जाता है। और फिर जब वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है तो कराकेन ना उसके नीचे की जमीन तोड़ देता है, जिससे पराम तो बच जाता है मगर वो गार्ड नीचे गिर जाता है। ये देखकर पराम पूछता है, मुझे लगा था वो आदमी तुम्हारा साथी है। जिसके जवाब में कराकेन कहता है कि उसके जैसे मेरे पास और भी काफी आदमी हैं। ये सुनकर फिर पराम ना उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर क्राकेन पराम को पीछे फेंक देता है। इसके बाद क्राकेन वहाँ पर टूटे हुए स्टोन्स को अपनी चारों तरफ कवर कर लेता है और एक आर्मर की तरह इस्तेमाल करता है। और अब जब पराम उसके ऊपर अटैक करता है तो उन अटैक्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी उसके ऊपर पीछे से रोमांटिका अटैक करती है, लेकिन इससे क्राकेन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद क्राकेन उनसे पूछता है कि तुम दोनों को आज यहाँ पर किसने भेजा है? मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमारे अटैक के बारे में पहले से पता था, तुम्हें किसने बताया? जिसके जवाब में रोमांटिका कहती है, नहीं तुम्हें क्या लगता है तुम्हें? तुम पूछोगे और हम बता देंगे, हम क्या पागल हैं? जिस पर क्राकेन कहता है, अच्छा होगा अगर अभी ही बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जहाँ तुम मेरे पैर पकड़कर मौत की भीख मांगोगे। इतना कहकर क्राकेन रोमांटिका की तरफ स्टोन से अटैक कर देता है, पर पराम जल्दी से उन सभी स्टोन्स को तोड़कर रोमांटिका के पास आता है। आगे फिर रोमांटिका उसके ऊपर अपने मैजिक से दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है, जिसे क्राकेन बड़ी आसानी से रोक लेता है और कहता है कि इतने कमजोर अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मगर तभी रोमांटिका उसके स्टोन्स को उसी के ऊपर फेंकते हुए कहती है कि ये बुढ़ा मेरे बीच में बोल रहा है। और फिर वो दोनों अपने अपने स्टोन से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो जाता है। और तभी पराम उस धुएं में छुपकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि क्राकेन ना उसे देख लेता है और कहता है कि बस अब मजाक बहुत हुआ। बस इतना कहकर वो वहाँ पर एक काफी खतरनाक मैजिक करता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और फिर इससे उसके नीचे की जमीन में काफी बड़ा छेद हो जाता है और क्राकेन उसमें चला जाता है। तो इस तरफ रोमांटिका पराम के पास आकर कहती है कि उसने हमें काफी बुरी तरीके से हरा दिया,
जिस पर पराम कहता है कि हाँ वो काफी स्ट्रोंग है, इसीलिए हमें डेजर्ट से और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो फिर वहीं आगे हम क्राकेन को एक सुरंग में देखते हैं। वो मैजिक स्टोन को पकड़कर सोचता है कि ये हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उन्हें हमारे हर एक चाल के बारे में काफी अच्छे से पता था। मैजिक टावर के मास्टर जोड के तो सच में दाद देनी पड़ेगी, लेकिन आखिर में तो टीयर ऑफ रिगर्नल अभी मेरे हाथों में है, इसीलिए यहाँ पर जीत तो हमारी हुई। हा 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 हा। तभी टनग टनग ढंग टक ढन सामने से एक आवाज आती है, अभी जीत मनाने के लिए टाइम है बेटा। और जब क्राकेन सामने देखता है तो ये वही लड़का होता है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में उससे टकराया था। और फिर जब वो लड़का अपने चेहरे से कपड़ा उठाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि डेजर्ट था। आगे डेजर्ट उससे कहता है, अभी ना जाओ छोड़ के ये दिल अभी। और अभी तो तुमसे अपने ब्रेड का हिसाब लेना बाकी है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? उसे देखकर क्राकेन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अभी कहाँ पर हूँ? जिस पर डेजर अपना हाथ आगे करता है जिसमें से कुछ चमक रहा होता है और उसी वक्त क्राकेन का हाथ भी चमकने लगता है। फिर डेजर कहता है कि मैंने ना तुम्हारे ऊपर अपना माना मार्क कर दिया था। ये सुनकर क्राकेन को बात समझ में आ जाती है और वो सोचता है, अच्छा तो ये सब इस लड़के ने किया है। तभी क्राकेन ना हंसने लगता है और कहता है, कितनी बढ़िया बात है, इतनी कम उम्र में भी इतना टैलेंट। लेकिन तुमने ना मेरे रास्ते में आकर गलती कर दी। इतना कहते ही वो अपने मैजिक से सुरंग के स्टोन से डेजर पर अटैक कर देता है, लेकिन डेजर उसके अटैक्स को अपने मैजिक से बड़ी आसानी से तोड़ देता है और कहता है कि अभी मैं तुमसे वो चीज मांगूंगा जो तुमने चुराया है। जिसे सुनकर क्राकेन दोबारा से उसके ऊपर मैजिक से अटैक कर देता है, लेकिन डेजर अपने इनवर्स मैजिक से उसके अटैक को एक ही झटके में तोड़ देता है। इसके बाद जब क्राकेन एक और अटैक करने जा रहा होता है तो डेजर उसके मैजिक सर्कल को ही तोड़ देता है। ये देखकर क्राकेन एकदम हैरान था। वो सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरा मैजिक तुम तक पहुँच क्यों नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे मैजिक को इन्वर्स कर दे रहे हो? लेकिन ये तो नामुमकिन है। इतना कहकर वो डेजर पर एक साथ काफी सारे अटैक कर देता है, मगर डेजर उन सबको भी तोड़कर कहता है कि बेकार में कोशिश करना बंद करो। तभी क्राकेन ना अपनी पॉकेट में से टीयर ऑफ रिगर्नल को बाहर निकालता है और कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी हिले तो मैं इसे यहीं पर तोड़ डालूंगा। लेकिन डेजर तो बिना डरे आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर दम है तो तोड़ के दिखाओ। इतना कहते ही वो उसके एकदम से पास आ जाता है और क्राकेन तभी उसे एक पंच मारने वाला होता है कि डेजर उसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक कर देता है, जिससे कि वो जमीन से उठ तक नहीं पाता है। आगे क्राकेन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इस लेवल के मैजिक को कोई इतनी आसानी से कैसे यूज कर सकता है। इसके बाद डेजर उसके पास से टीयर ऑफ रिगर्नल को ले लेता है, जो डेजर के पास आते ही चमकने लगता है। ये देखकर क्राकेन उससे पूछता है, तुम एक अनप्रोसेस्ड मैजिक जेम के अंदर से माना कैसे निकाल पा रहे हो? जिसके जवाब में डेजर कहता है कि ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद डेजर अपने मैजिक का असर और भी ज्यादा कर देता है, जिससे वो जमीन में दफन होने ही वाला था। लेकिन तभी वो अपने मास्क पर एक बटन दबाता है, जिससे डेजर के मैजिक का असर उस पर से हट जाता है और देखते ही देखते वो एक काफी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन करता है। उसे देखकर डेजर कहता है, अरे तुम तो एक मैजिकल बीस्ट के जैसा दिख रहे हो। जिस पर क्राकेन कहता है, अबे क्रैक आदमी, मैं उसके जैसा दिख नहीं रहा हूँ, मैं अभी एक मैजिक बीस्ट ही हूँ। इतना कहते ही वो एकदम पलक झपकते ही डेजर पर अटैक कर देता है, जिससे डेजर ना दीवार के आर पार जाकर गिरता है। फिर जब वो खड़ा होता है तो क्राकेन उसे एक और किक मारता है, जिससे डेजर दोबारा काफी तेजी से दीवार पर टकरा जाता है। और फिर आगे क्राकेन उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, जिससे डेजर काफी मुश्किल से बच रहा होता है। अब ऐसे बचते बचते ना डेजर के पीछे एक दीवार आ जाती है और जब क्राकेन उसे पंच मारता है तो डेजर फटाक से नीचे झुककर उसके ऊपर मैजिक से काफी खतरनाक फायर अटैक करता है। लेकिन क्राकेन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है और तभी वो डेजर पर नीचे से एक अटैक करता है, जिससे डेजर वहां से काफी दूर जाकर गिरता है। जिस पर क्राकेन कहता है कि उस लेवल के स्पेल का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा और तो और मैं इस हालत में भी मैजिक का यूज कर सकता हूँ। तभी वो अपने मैजिक से काफी सारे स्टोन्स ले आता है और कहता है कि अब मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला हूँ। अरे रुको, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम मैजिक से मरना चाहोगे
या मेरे हाथों से। इतना कहकर वो डेजर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो डेजर उसके मैजिक को इन्वर्स करने लगता है, लेकिन क्राकेन यहाँ पर उसके ऊपर हाथों से अटैक करके कहता है कि अब मैं तुम्हें मेरे मैजिक को इन्वर्स नहीं करने दूंगा। डेजर उसके कुछ अटैक से तो बच जाता है, मगर तभी क्राकेन एक स्टोन से डेजर को हवा में फेंक देता है और नीचे स्टोन से कांटे बना देता है। पर डेजर जब नीचे गिर रहा था तो वो उन सभी को इन्वर्स करके तोड़ देता है। इसके बाद क्राकेन अपने मैजिक से वहाँ पर स्टोन से एक हथियार बनाने लगता है। डेजर इसे इन्वर्स करने की कोशिश तो कर रहा था मगर नाकामयाब हो रहा था। इसके बाद क्राकेन उस वेपन को लेकर डेजर के ऊपर अटैक कर देता है और डेजर भी उसे अपने मैजिक से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्राकेन हंसते हुए कहता है कि हम आउटर्स के साथ पंगा लेने का यही नतीजा होता है। लेकिन तभी क्राकेन का पकड़ा हुआ वेपन टूटने लगता है और जब उसके सामने से धुआं हटता है तो डेजर अपना इन्वर्स मैजिक यूज कर रहा था। वो कहता है कि दोस्त ये ना एक बहुत ही रेयर मैजिक है, इसी वजह से ना मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और तभी क्राकेन की पूरी बॉडी के ऊपर डेजर के मैजिक के मार्क बनने लगते हैं और ये देखकर फिर से क्राकेन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर डेजर टीयर ऑफ रिगर्नल के माना का इस्तेमाल करके एक काफी बड़े फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे क्राकेन का खेल वहीं पर ढिंग 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 खत्म हो जाता है। आखिर में मरते मरते क्राकेन उससे पूछता है कि तुम आखिर में हो कौन, जिस पर डेजर सोचता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, हाँ लेकिन मुझे अपना काम काफी अच्छे से पता है। तभी रोमांटिका और पराम दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिस पर डेजर एक स्माइल करता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेजर प्रोफेसर के साथ मैजिक टावर के हेडक्वार्टर्स में आता है, जहाँ प्रोफेसर उससे पूछती है कि सच में तुम इनाम के तौर पर यही चाहते हो, जिस पर डेजर कहता है कि हाँ, मुझे इनाम में मैजिक टावर के मास्टर के साथ बस एक चेस का मैच खेलना है। फिर आगे डेजर मैजिक टावर के मास्टर के रूम में आता है, जिसका नाम जोड होता है। डेजर उसे देखकर सोचता है कि जोड अभी और फ्यूचर में भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है और तो और वो मेरा एक काफी अच्छा दोस्त भी है। इसके बाद जोड उसे बैठने के लिए कहता है और वो लोग चेस खेलना शुरू करते हैं, जहाँ पर जोड कहता है कि माफ करना लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 27 मिनट है, उसके बाद मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। वैसे तुम कौन से रूल से खेलना चाहोगे? जिस पर डेजर कहता है कि मैं लर्बिल रूल से खेलना चाहूंगा। यह सुनकर जोड चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारी चॉइस काफी अजीब है, यहाँ ज्यादा लोगों को ये खेलना नहीं आता है। जिस पर डेजर कहता है कि अच्छा, वैसे मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे ये खेलना सिखाया था। और हम देखते हैं कि ये दोस्त उसकी पिछली लाइफ में जोड ही था। आगे गेम थोड़ी देर चलने के बाद जोड कहता है कि तुम काफी अच्छा खेल लेते हो, लेकिन तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना भी बाकी है दोस्त। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, तो फिर क्यों ना हम एक बेट लगाएं, हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। जिस पर जोड कहता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक स्टूडेंट से मैं भला कौन सी बात मनवा सकता हूँ। तभी डेजर सामने टेबल पर रखे एक मैजिक जेम को देखकर कहता है क्या मैं उसे अपने हाथ में ले सकता हूँ? जिस पर जोड हाँ में जवाब देता है, हाँ ले सकते हो। इसके बाद डेजर उसमें से एक मैजिक जेम को पकड़कर कुछ करने लगता है और इसके कारण उस मैजिक जेम में से रोशनी निकलने लगती है और ये देखकर जोड एकदम हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि ये तो अभी अनप्रोसेस्ड है, तुमने अभी ये किया कैसे? जिस पर डेजर कहता है कि क्यों ना मैं ये जवाब तभी बताऊं जब आप मुझे गेम में हरा दोगे। जो सुन के जोड एक स्माइल करता है और मान जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम एजेस्ट को देखते हैं, जो कि अभी ना ब्लू मून की एक सेलिब्रेशन पार्टी में थी, लेकिन वो सबसे दूर चुपचाप बालकनी में खड़ी हुई थी। और तभी अल्फा क्लास के प्रोफेसर आकर उससे कहते हैं कि तुम जाकर सबकी मदद क्यों नहीं कर रही हो? सिर्फ क्योंकि तुम रैंकिंग टूर्नामेंट में हार गई हो, इस वजह से काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं। ये सुनकर एजेस्ट कहती हैं कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सच है कि हम हारे थे और इसीलिए इसे छुपाने या इसके बारे में झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें डेजर और उसकी टीम को वहीं पर हरा देना चाहिए था। ये सब ना तुम्हारी ही गलती है और अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं है ना, तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और तो और तुम तो ब्लू मून से ही निकल जाओ। जिसे सुनकर एजेस्ट स्माइल करती है और कहती है तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। इतना कहकर वो ब्लू मून का बेज नीचे फेंककर वहाँ से निकल जाती है।
अब अगले सीन में हम डेजर, रोमांटिका और पराम को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए थे। डेजर उनसे कहता है कि तुम दोनों ने आउटर्स के खिलाफ लड़ने में काफी अच्छा काम किया। हाँ, ये सुनकर रोमांटिका कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है। मैं और पराम हम दोनों मिलकर भी उनके लीडर को छू तक नहीं पाए, इसलिए हमें तो और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जिस पर डेजर हाँ में जवाब देता है, हाँ वो भी है। फिर पराम उससे पूछता है कि तुम हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहे हो। जिस पर डेजर कहता है कि ठीक 13 दिन बाद एक शेडो वर्ल्ड खुलने वाला है और हमें उसे पार करने के लिए भेजा जाएगा, और ये हमारे एकेडमी के शेडो वर्ल्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसमें नाकामयाब होते हैं ना, तो इस दुनिया पर खतरा और बढ़ जाएगा और हम तो वहीं पर मारे ही जाएंगे। और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये सुनकर रोमांटिका कहती है कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारी बात सच होगी। तुम लोवेस्ट सर्कल में होने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो। साथ ही में तुम्हारी वो रैंकिंग टूर्नामेंट वाली और वो आउटर वाली बात, वो भी तो सच निकली। कभी कभी तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिरकार तुम हो कौन। डेजर इसका जवाब देने वाला होता है कि रोमांटिका उसे रोक लेती है और कहती है कि रुको, तुम मत बताओ, तुम्हें इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा राज खुद से पता करूंगी। जिस पर डेजर उससे कहता है कि ठीक है फिर तो, और फिर वो लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में डेजर रोमांटिका को एक कैन को मैजिक से एक बॉल में बदलने को कहता है। वहीं पर पराम को वो टावर के हेड के साथ फाइट करने के लिए कहता है। फिर आगे वो रोमांटिका को भी थर्ड सर्कल में ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है और इस तरफ पराम भी टावर के हेड को हरा देता है। फिर आगे जब वो एजेस्ट्रे से बात कर रहा था, तभी एजेस्ट्रे का ना पैर फिसल जाता है, जिससे वो डेजर के ऊपर गिर जाती है और वो उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन करूंगी। और फिर 13 दिन बाद, जैसा डेजर ने बोला था, एकेडमी में शेडो वर्ल्ड के खुलने का अनाउंसमेंट होता है। सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है। इस तरफ डेजर, रोमांटिका और पराम अपने न्यू यूनिफॉर्म में शेडो वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और तभी एजेस्ट भी उनके साथ आकर खड़ी हो जाती है और वो लोग शेडो वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड, ये कहानी, ये सीजन यहीं पर खत्म होता है।